इंडिया यानी भारत के इस नक्शे को देखिए। यहाँ पर भारत का संपूर्ण नक्शा दिखाया गया है। जब भी आप गूगल पे इंडिया मैप सर्च करेंगे तो आपको संपूर्ण भारत का नक्शा दिखाया जाएगा, लेकिन आप वर्ल्ड मैप सर्च करेंगे तो वहाँ पर भारत का संपूर्ण नक्शा नहीं दिखाया जाएगा। कुछ इस तरह यहाँ पर पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान वाले भाग में दिखाया जाता है और इंडिया मैप में इंडिया मैप के साथ में दिखाया जाता है। इसी तरह पूर्व का भाग जो अभी चाइना के पास है, इसे वर्ल्ड मैप में चाइना के साथ दिखाया जाता है, बल्कि इंडिया मैप में इंडिया के साथ दिखाया जाता है। इस पूर्व के भाग को अक्साई चीन कहा जाता है। आखिर इसका क्या कारण है? क्या यह अक्साई चीन और पीओके भारत का हिस्सा हैं या भारत का हिस्सा नहीं है? आज के इस वीडियो में इसको पूरा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि समय समय पर पीओके को लेकर राजनीतिक मुद्दा भी उठ चुके हैं। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूँ तो पीओके इसके अंदर ही आता है, इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? इसीलिए इसको जानना बहुत ही जरूरी है। वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर कई बार विवाद हो चुका है, लेकिन हर बार पाकिस्तान की हार ही हुई है, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो या और। सबसे पहले हम पीओके के बारे में ही बात करते हैं। यहाँ पर इस भाग को पीओके कहा जाता है। पीओके का विवाद उस समय से है जब हमारा देश आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ था। तभी उस समय मुस्लिम लीग के नेताओं ने एक अलग देश की मांग की थी। आजादी के समय भारत के गवर्नर जनरल लुईस माउंटबेटन थे। इन्हीं की अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। उस समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। इसका मतलब है आज का बांग्लादेश उस समय का पाकिस्तान हुआ करता था। भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो भी माउंटबेटन ने सुनिश्चित किया था। जब भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ था उस समय भारत में 500 से ज्यादा देसी रियासतें मौजूद थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में देसी रियासतों को यह विकल्प दिया गया था, या तो वो पाकिस्तान में विलय हो जाएं या फिर भारत में, या वह खुद को अपने स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकती हैं। इसमें बहुत से राजाओं ने भारत में विलय कर लिया था। इसमें सबसे बड़ी भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी और कुछ राजाओं ने पाकिस्तान के साथ विलय कर लिया था। वह अपनी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए राजाओं ने भारत और पाकिस्तान में विलय किया था। उस समय कुछ राजा ऐसे भी थे जो भारत में विलय नहीं करना चाहते थे। वह अपना खुद का अलग देश राज्य बनाना चाहते थे। उनमें से एक राजा थे जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह। जम्मू कश्मीर राज्य में बहुसंख्यक विविधताएं थी। कश्मीर घाटी सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र था और एक ऐतिहासिक रूप से शक्तिशाली राज्य भी था, जिसमें अफगान, तुर्क और अरब के लोगों की आबादी मौजूद थी। इसलिए यहाँ की जनसंख्या 97% तक मुस्लिम थी। शेष 3% धार्मिक अल्पसंख्यक थे, जो कि ज्यादातर कश्मीरी पंडित समुदाय से थे। जम्मू संभाग के पूर्वी जिलों में हिंदू बहुसंख्यक आबादी थी, जो कि हिमाचल प्रदेश की तरफ लगाव रखती थी, जबकि दूसरी ओर पश्चिम जिले जैसे कोतली, पुंज और मीरपुर में मुस्लिम बहुमत था और उनका रुख पाकिस्तान की तरफ था। यह हो गई जम्मू कश्मीर राज्य की स्थिति। अब इसके आगे का और भी विस्तार से समझते हैं। सन 1947 में पुंज जिले में महाराज हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह उत्पन्न हो जाता है। इस विद्रोह का कारण महाराजा हरि सिंह द्वारा क्षेत्र में किसानों पर दंडात्मक कर लगाया गया था। इसका मतलब सीधा था, कर टैक्स बढ़ाया गया था, कर आपको देना ही होगा, अन्यथा दंड का उपयोग किया जाता था। इससे किसान लोग परेशान थे और विद्रोह कर दिया था। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि पुंज मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, जिसका रुख पाकिस्तान की ओर था। यह भी एक कारण हो सकता है विद्रोह का, लेकिन यह बात सत्य है कि टैक्स बढ़ाया गया था। पाकिस्तान ने इस विद्रोह का फायदा उठाया। 21 अक्टूबर 1947 को उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के कई हजार पश्तून आदिवासियों ने इस इलाके को महाराज के शासन से मुक्त कराने के लिए विद्रोह कर दिया था। इन विद्रोहियों को पाकिस्तानी सेना का सहयोग मिल रहा था, इसलिए विद्रोह बहुत ज्यादा मजबूत था। महाराजा के सैनिकों ने इस विद्रोह को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह विफल रहे, क्योंकि पाकिस्तानी समर्थक विद्रोही आधुनिक हथियारों से लैस थे। 24 अक्टूबर 1947 तक लगभग पूरे पुंज जिले में पाकिस्तानी समर्थक विद्रोहियों का नियंत्रण हो चुका था। आक्रमणकारियों ने मुजफ्फराबाद और बारामूला
इंडिया के शहरों पर कब्जा कर लिया था और राज्य की राजधानी श्रीनगर से उत्तर पश्चिम में 20 मील दूर तक पहुंच गए थे। विद्रोहियों ने इन जिलों के दुकानों और मकानों को लूटना शुरू कर दिया था। महिलाओं और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया था। इस बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने 24 अक्टूबर 1947 को भारत से मदद मांगी। इस पर भारत की ओर से कहा गया कि वह तभी मदद कर सकते हैं जब राजा उनके साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे। इस प्रकार महाराजा हरि सिंह ने जम्मू और कश्मीर को रक्षा के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू और कश्मीर को अस्थायी विलय करने की घोषणा कर दी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस नए समझौते के तहत जम्मू एंड कश्मीर ने भारत के साथ सिर्फ 3 विषयों रक्षा, विदेशी मामला और संचार को भारत के हवाले कर दिया था। समझौते के बाद भारतीय सैनिकों को तुरंत श्रीनगर भेजा गया। भारतीय सेना पाकिस्तानी समर्थक विद्रोहियों और कबालियों को पीछे ढकेलने लगी। ये वह समय था जब हालात बहुत अलग थे। भारत और पाकिस्तान दोनों सेनाओं के प्रमुख अंग्रेज थे। उस समय माउंट बेटन की तरफ से भारत के ऊपर दबाव था क्योंकि उस समय के गवर्नर जनरल माउंट बेटन थे। ऐसा कहा जाता है कि माउंट बेटन की सलाह पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मामले को 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र में ले गए। 1948 में जब इस मामले को संयुक्त राष्ट्र ले जाया गया तब उस वर्ष इस पर 4 प्रस्ताव आए। सबसे पहले प्रस्ताव नंबर 38 आया। इस प्रस्ताव में दोनों पक्षों पर स्थिति सामान्य करने के लिए कहा गया और यह भी कहा गया कि सुरक्षा परिषद के सदस्य दोनों देशों के प्रतिनिधियों को बुलाकर सीधी बातचीत कराएं। इसके बाद 20 जनवरी 1948 को प्रस्ताव नंबर 39 आया। इसमें तय हुआ कि समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई जाए। इसमें एक सदस्य भारत की तरफ से होगा और एक सदस्य पाकिस्तान की तरफ से होगा और ये दोनों सदस्य मिलकर किसी एक तीसरे सदस्य का चयन करेंगे। इसमें भी बात नहीं बनी। 21 अप्रैल 1948 को प्रस्ताव नंबर 47 आया। इसमें कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की बात कही गई, लेकिन शर्त यह थी कि कश्मीर से पाकिस्तानी कबालियों को वापस भेजा जाए, उसके बाद जनमत संग्रह कराया जाए। लेकिन पाकिस्तानी कबायली वापस नहीं गए, इसलिए यह कदम भी विफल रहा। आखिर में 3 जून 1948 को प्रस्ताव नंबर 51 पास हुआ। इसमें तय हुआ कि यूनाइटेड नेशन कमीशन इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों में भेजा जाए। दिसंबर 1948 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें जनमत संग्रह और सीज फायर की बात कही गई थी। संयुक्त राष्ट्र में जब तक यह सब हो रहा था तब तक पाकिस्तानियों ने कश्मीर के एक बड़े इलाके में अपना कब्जा कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच सीज फायर हो चुका, लेकिन साथ ही यह भी तय किया गया कि भारत के पास जितना कश्मीर का हिस्सा है वह भारत के पास रहेगा और जितना हिस्सा पाकिस्तान के पास है वह हिस्सा पाकिस्तान के पास रहेगा। जितना कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया है उसे ही POK कहते हैं। यहाँ पर एक बात समझने की है कि सीज फायर होने के बाद भी पाकिस्तान की सेना POK से हटी नहीं, इसीलिए भारत ने जनमत संग्रह कराने से मना कर दिया था। केंद्र सरकार के मुताबिक पाकिस्तान ने कश्मीर के 78,000 वर्ग किलोमीटर में अवैध कब्जा कर रखा है। इसके अलावा 2 मार्च 1963 को चीन पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ और उस समझौते के तहत पाकिस्तान ने POK के 5,180 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को दे दिया। POK असल में 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है और दूसरा गिलगिट बल्तिस्तान। आजाद कश्मीर वाला भाग भारत के कश्मीर से सटा हुआ है, जबकि गिलगिट बल्तिस्तान कश्मीर के ऊपरी भाग लद्दाख की सीमा से सटा हुआ है। साल 1949 में आजाद जम्मू कश्मीर के नेता और पाकिस्तान सरकार के बीच एक समझौता हुआ। इसे कराची समझौता कहा जाता है। समझौते के तहत आजाद कश्मीर के नेताओं ने गिलगिट बल्तिस्तान पाकिस्तान को सौंप दिया और आजाद कश्मीर का यह भाग यहाँ पर अपनी सरकार स्थापित की। यहाँ का अपना राष्ट्रपति होता है और अपना प्रधानमंत्री होता है। चौधरी अनवरुल हक यहाँ के प्रेजेंट के प्रधानमंत्री हैं और सुल्तान महमूद चौधरी
यहाँ के प्रेजेंट के राष्ट्रपति हैं। लेकिन यहाँ की सरकार कुछ भी फैसला नहीं ले सकती है। यहाँ के फैसले पाकिस्तान की सरकार पर निर्भर होते हैं। यहाँ तक कि यहाँ का अलग का हाई कोर्ट है, अलग का सुप्रीम कोर्ट है और विधानसभा भी अलग है। एक चीज और, 1952 में एक और संयुक्त राष्ट्र की तरफ से प्रस्ताव पारित हुआ। हमने इससे पहले बताया सीज फायर होने के बाद भी पीओके से पाकिस्तान की सेना हट नहीं रही थी। इसलिए 1952 में जो प्रस्ताव पारित हुआ उसमें यह कहा गया कि पीओके में पाकिस्तान की तरफ से 3 से 6,000 सैनिक रह सकते हैं और भारत की तरफ से 12,000 से लेकर 18,000 तक सैनिक कश्मीर में रह सकते हैं। इसके बाद 1971 में जंग के बाद 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौते में तय किया गया कि कश्मीर से जुड़े विवाद यह आपस में ही सुलझाएंगे। इसमें तीसरा देश कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ही क्यों ना हो। इस तरह जम्मू कश्मीर के भाग को पाकिस्तान अपने नियंत्रण में लिया था और उसे ही पीओके कहा जाता है। भारत उसको अपना मानता है। उसका कारण है कि महाराजा हरि सिंह ने अपना पूरा साम्राज्य भारत के साथ विलय कर दिया था, इसलिए वह भारत का ही होना चाहिए। इसी तरह भारत और चीन का भी विवाद है, इसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे, अन्यथा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि पीओके भारत के पक्ष में आना चाहिए या नहीं? आप अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि अक्साई चीन वह भारत का हिस्सा है या चीन का हिस्सा है। आखिर वो चीन के पास गया तो कब गया, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।